हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी में आईएएस पीसीएस चैनल में, जहां आपको मिलते हैं द हिंदू के एडिटोरियल हिंदी में। दोस्तों, अभी मेरी पीएचडी चल रही थी, जिस वजह से आपको कुछ महीनों के एडिटोरियल्स नहीं मिल पाए हैं, लेकिन अब मैं डेली डालने का प्रयास करूंगी, तो आप चैनल पर बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल, तो जिसका शीर्षक है मध्य एशिया विदेश नीति बहुवेक्टरवाद का भुगतान करती है। दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड है बहुवेक्टरवाद। सबसे पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। तो बहु का मतलब होता है बहुत सारे, और वेक्टरवाद का मतलब यहाँ पे है कि जो देश हैं वो बहुत सारे अलग अलग देशों के साथ अपनी जो विदेश की नीति है उसे सुधारने का और अपने जो विदेशों के साथ संबंध बनाने का, उन्हें संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करना। तो जैसे कि भारत है, भारत की नीति है कि वो सभी देशों के साथ मिलजुल कर कॉपरेट करके अपना अच्छे से सबके साथ रहे। तो यही होता है बहुवेक्टरवाद, जिसमें किसी देश का किसी एक पर्टिकुलर देश की तरफ झुकाव नहीं होता और वो विश्व के सभी देशों के साथ समानता और सहयोग के साथ काम करना चाहता है। तो इसका स्रोत है द हिंदू, और ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स में इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। मेंस में ये सेकंड पेपर जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस है उसमें इम्पोर्टेंट है। तो संदर्भ जान लेते हैं पहले। तो क्या हुआ है कि चीन ने शियान शहर में, शियान ये नाम है शहर का, इसमें C+C5 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। यहाँ पे C का मतलब है चाइना और C5 का अर्थ है यहाँ पे जो सेंट्रल एशिया की 5 कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे जो 5 सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं उसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान है। तो इन 5 कंट्रीज के नेताओं ने और चाइना ने एक शिखर सम्मेलन किया है। सेंट्रल एशिया की 500 कंट्रीज के नाम आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से हैं, प्लस आपको उनका मैप भी जरूर देखना है। यहाँ पे मैप दिया गया है, आप इसकी एक बार बाउंड्रीज जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो जरूर देखिएगा, कौन से सी से जाता है। जैसे इधर कैस्पियन सी है तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के पास। चाइना की जो बॉर्डर है वो इन कंट्रीज से टच करता है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। तो ये आपको मैप बहुत अच्छे से देखना है सेंट्रल एशिया का। तो चलिए मुद्दे पर अंतर्दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रसंग, जो कि भारत मध्य एशिया का है। तो मध्य एशिया के साथ जो भारत के संबंध है उसका एक लंबा इतिहास रहा है। दोनों ही जो क्षेत्र हैं वो मध्य एशिया और भारत के क्षेत्र हैं। वहाँ के लोगों ने लोगों से संपर्क, व्यापार और वाणिज्य करने का हमेशा से प्रयास किया है, और मध्य एशिया और भारत के बीच बहुत गहरा सांस्कृतिक संबंध भी रहा है। तो भारतीय जो उपमहाद्वीप है और जो मध्य एशिया है उसमें व्यापार का और संस्कृति का जो संबंध है उसका पता हमें सिंधु घाटी सभ्यता से लगता है। उसके बाद जब 1947 के बाद ये संबंध थोड़ा थोड़ा कम हो गया था। तो भारत जो है वो मध्य एशिया के क्षेत्र के लिए जो अपना एक्सपोर्ट करता है वो काफी लंबा रास्ता तय करता है। तो उसके लिए वो ईरान का समुद्री मार्ग शामिल होता है। तो जो ईरान का समुद्री मार्ग है उसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है सेंट्रल एशिया को वो काफी लेट पहुंचता है, और हमारे को काफी ज्यादा उसमें रुपए भी लगते हैं। तो जो मध्य एशिया है उसका महत्व हमारे लिए क्या है वो देख लेते हैं। तो मध्य एशिया जो है वो रणनीतिक रूप से यानी पॉलिटिकल सिचुएशन से यूरोप और एशिया के बीच बिंदु का काम करता है। मतलब इधर आपका यूरोप है और इधर एशिया है, तो ये सेंट्रल एशिया है। देन इधर रशिया, ये सब आ जाते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे आपका इंडियन जो भारतीय उपमहाद्वीप है। तो ये एशिया से और यूरोप से दोनों के बीच का बिंदु है, और ये हमारे लिए व्यापार, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट के लिए व्यापक संभावनाएं प्रदान करता है। जो मध्य एशिया है वो भारत के साथ डायरेक्ट सीमा साझा नहीं करता है, लेकिन दोनों क्षेत्रों के बीच जो कनेक्टिविटी है उसका मुद्दा जो है वो बहुत महत्व रखता है। तो मध्य एशिया का जो भू आर्थिक महत्व है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ये क्षेत्र जो है कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, सोना, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहे जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। तो इसलिए
ये हमारे लिए बहुत ही महत्व का है। अब बात करते हैं T+C5 शिखर सम्मेलन। तो आपको ये जरूर यहाँ स्टूडेंट्स की दृष्टि से पता होना चाहिए कि C का मतलब क्या है और C5 में कौन सी कंट्रीज आती है। तो C का अर्थ है चाइना और C5 का अर्थ है 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो ये जो 6 देश हैं, 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज और एक चाइना, ये जो 6 कंट्रीज हैं, इन्होंने शियान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और ये शियान डिक्लेरेशन कहते हैं इंग्लिश में। इस पर सभी 6 ने हस्ताक्षर किए हैं, जिससे क्या होगा कि जो चीन और मध्य एशिया के संबंध हैं वो गहरे होंगे। तो इन सभी देशों ने जो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये आपको पता होगा, चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, तो इसकी जो 10वीं वर्षगांठ है उस पर उसे बनाया गया और इनका फोकस रहा कि जो चाइना के लोग हैं और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लोग हैं, उनमें आपस में संबंध ज़्यादा अच्छे बने और लोग सांस्कृतिक आदान प्रदान करें। तो इसमें सिल्क रोड का कार्यक्रम, क्षेत्रीय आतंकवाद और उग्रवाद जैसे मुद्दे भी उठाए गए। ये जो चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन है, ये इन देशों के बीच आगे अब 2 वर्ष में एक बार हुआ करेगा। तो अब जो अगला होगा वो 2023 में होगा, 2025 में होगा और ये कजाकिस्तान में होगा। तो प्रीलिम्स के लिए ये आपको फैक्ट याद रखने हैं, ये पूछे जा सकते हैं। अब इसका प्रभाव क्या होगा वो देखते हैं। तो जो शिखर सम्मेलन है, ये इससे हमें पता चलता है कि जो चीन है वो अपना प्रभाव सेंट्रल एशिया में बना रहा है और जो रूस है इससे उसे एक चुनौती मिलती है, क्योंकि जो ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ये पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन जब 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ तो ये रशिया और ये छोटी छोटी कंट्रीज बन गई। तो इनमें रशिया का जो प्रभाव था वो बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन अब चीन अपना प्रभाव इस क्षेत्र में बना रहा है, तो ये रूस के लिए एक चुनौती की तरह है। इसका दूसरा प्रभाव ये होगा कि ये जो क्षेत्रीय जटिलताएं हैं उनमें गतिशीलता लाएगा और उन जटिलताओं को कम करने का काम करेगा। जो रूसी राष्ट्रपति थे, उन्होंने मध्य एशिया के नेताओं के साथ 2022 में काफी सारी बैठकें भी की थी। तो ऐसा नहीं है कि केवल चीन का ही प्रभाव है, रशिया ने भी पहले सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ काफी बैठकें कर चुका है और सभी जो 5 मध्य एशिया के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो मॉस्को जगह है रशिया में, वहाँ पे विजय दिवस परेड के लिए भी दौरा किया था। तो इससे ये पता चलता है हमें कि जो रशिया है उसके साथ भी रिश्ता अभी होता नहीं है। जो 21 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो रशिया के साथ और चाइना के साथ, दोनों के साथ ही अपने संबंध बना रही हैं। तो उनका जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उनका झुकाव केवल एक ही कंट्री के साथ, केवल रशिया के साथ या केवल चाइना के साथ नहीं है, वो सभी को साथ लेके चलती है। और एक देश का सभी देशों के साथ सहयोग करना और अच्छे संबंध बनाना, इसे ही कहते हैं बहुवेक्टरवाद। तो मध्य एशिया जो देश हैं वो बहुक्षेत्रीय विदेश नीति को अपनाते हैं और रूस, चीन आदि सभी देशों के साथ अपने संबंध सुधारने पर काम करते हैं। इस शिखर सम्मेलन से जो आर्थिक और राजनीतिक संबंध हैं उनमें मजबूती आएगी और इससे पहले यूरोपीय जो यूनियन है उसके अध्यक्ष जो हैं वो भी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आए थे। तो इससे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनकी वेक्टरवाद, मल्टी वेक्टरवाद नीति का पता चलता है कि वो अपने संबंध सभी के साथ रखना चाहती है। तो यूरोपीय संघ ने यानी यूरोपियन यूनियन ने अस्ताना में आयोजित मध्य एशियाई नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी की थी। अब इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज की विदेश नीति जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान की। तो 1991 में जब तुर्कमेनिस्तान यूएसएसआर से अलग हुआ तो उसकी विदेश नीति का मूल मानक ये था
कि वो न्यूट्रल यानी तटस्थ रहेगा। न्यूट्रल रहना या तटस्थ रहने का अर्थ ये होता है कि किसी देश का किसी एक देश की तरफ ज्यादा झुकाव ना होना, यानी सभी के साथ समानता का व्यवहार करना। जैसे तुर्कमेनिस्तान केवल एक चाइना या केवल रशिया या केवल यूरोपियन यूनियन की तरफ नहीं झुका, उसका सभी के साथ समान तटस्थ व्यवहार है। तो जो तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति हैं, उनका कहना है कि तुर्कमेनिस्तान दुनिया के सभी देशों के साथ अच्छे पड़ोसी, समानता और परस्पर लाभकारी सहयोग पर अपनी तटस्थता की नीति को जारी रखेगा। अब बात करते हैं उज्बेकिस्तान की। जो उज्बेकिस्तान है, उसकी विदेश नीति की मुख्य प्राथमिकता ये है कि वो मध्य एशिया में रीजनल सिक्योरिटी यानी कि क्षेत्रीय सुरक्षा चाहता है, क्योंकि आपको पता ही है सेंट्रल एशिया में काफी ज्यादा असुरक्षा की स्थिति रहती है। उसके पास ही अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान में काफी ज्यादा आतंकवाद का मुद्दा रहता है। इसीलिए उज्बेकिस्तान की जो नीति रही है वो मध्य एशिया में सुरक्षा की रही है। बाकी अन्य प्राथमिकताओं के लिए जो राष्ट्रमंडल स्वतंत्र राज्य हैं, जैसे कि रूस, चाइना, अमेरिका, ईयू, टर्की, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम, इनके साथ अपने संबंध रखना चाहता है। बात करते हैं किर्गिस्तान की। तो स्वतंत्रता के बाद ही 1991 में जब ये स्वतंत्र हुआ के बाद जो किर्गिस्तान है, उसकी विदेश नीति में आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक मुद्दे और सुरक्षा की चिंताएं महत्वपूर्ण रही हैं। 2021 में उनके यहाँ चुनाव हुए थे। उसके बाद जो रूस के मुख्य सुरक्षा भाग जो किर्गिस्तान है, उसने रूस को अपना मुख्य सुरक्षा भागीदार बनाया हुआ है और उसके सैन्य हवाई अड्डे पर सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन भी शामिल हो चुका है। तो जो किर्गिस्तान है वो रूस को एक अपने सिक्योरिटी पार्टनर या मुख्य सुरक्षा भागीदार के रूप में देखता है और उसके सैनिक जो हैं वो तो उनके सैन्य हवाई अड्डे पर भी शामिल हैं। तो बहुपक्षीय जो जुड़ाव है किर्गिस्तान का, वो इकोनॉमिक यूनियन, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, शंघाई सहयोग संगठन (CSTO) और तुर्की राज्यों के संगठन का सदस्य है। ताजिकिस्तान की जो विदेश नीति है वो खुले दरवाजे और शांति चाहने वाली नीति है। खुले दरवाजे का अर्थ होता है कि जो भी विदेश है उनको अपने यहाँ आने देना, उनसे इन्वेस्टमेंट लेना, FDI लेना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अपनी कंपनीज खोलने देना और ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाना। तो ये खुले दरवाजे का अर्थ होता है और ये शांति चाहने वाला देश है। तो ये ताजिकिस्तान जो है वो सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने में, पारस्परिक सम्मान और समानता लाने में अपनी भागीदारी चाहता है। जान लेते हैं वे फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ने का रास्ता। तो मध्य एशिया में जो विदेश नीति है उनकी सामान्य विशेषताओं में बहुवेक्टरवाद रहा है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से जो मध्य एशिया है वो रूस सहित अन्य सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता है। तो जो EU है यानी कि यूरोपीय संघ और नाटो है यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, तो उनकी सदस्यता के लिए उनकी जो दीर्घकालिक आकांक्षाएं हैं उनको वो सुनिश्चित करना चाहता है और भावी सदस्यता के लिए जो युद्ध है उन युद्ध के विरोध में वो अपनी सुरक्षा चाहता है और जो रीजनल वहाँ की सिक्योरिटी है वो चाहता है। तो यहाँ पे भारत को जो है वो सभी देशों के साथ, चाहे वो रशिया हो, सेंट्रल एशिया हो, सभी के साथ अपनी जो विदेश नीति है जिसमें कि वो सभी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखता है, उस पर आगे बढ़ना चाहिए। और जो सेंट्रल एशिया है वो सभी देशों के साथ बहुवेक्टरवाद की नीति को अपना ही रहा है, तो उसे भी सभी देशों के साथ जो अपने मुद्दे हैं वो सुलझाने होंगे
और केवल एक देश की तरफ जैसे रशिया या चाइना इनकी तरफ उसका झुकाव नहीं होना चाहिए। तो जानते हैं अभ्यास के लिए एक प्रश्न I2U2 भारत, इजराइल, UAE और USA। I2 का मतलब है कि इंडिया और इजराइल, और U2 का अर्थ है UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात और USA। तो इसीलिए लिखा है यहाँ पे I2U2। तो ये जो समूह है ये वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को कैसे बदलेगा, और ये यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा